हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं सब? आज सैटरडे नाइट नहीं है, आज फ्राइडे नाइट है, बट वी डिसाइडेड टू डू द लाइव सेशन टुनाइट। आज मुझे बताएं कि गेस करेंगे कौन सी किताब का जो है वो रिव्यू करने जा रहे हैं, कौन सी किताब डिस्कस करने जा रहे हैं। एनी गेसेस? स्टोरी पे लगाया था वैसे मैंने। कैसे हैं सब? ठीक हैं? आई होप सब ठीक हों, खैरियत से हों। अच्छा, आज जिस किताब के बारे में हम बात करने जा रहे हैं दैट इज लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। और डेफिनेटली वो मैंने उर्दू में पढ़ी है, मक्खियों का देवता उसका उर्दू तर्जमा है टाइटल का। और ये किताब है नोबेल लॉरिएट विलियम गोल्डिंग की, और इसका तर्जमा किया है शौकत नवाज नियाजी साहब ने, जिनकी मैं तर्जमा की हुई किताबें पहले भी पढ़ चुकी हूँ, जिनमें से द लिटिल प्रिंस है, नन्ना शहजादा, द ब्लू बर्ड, नील पंख एंड मोपासा शॉर्ट स्टोरीज। ये फ्रेंच जुबान से उन्होंने डायरेक्ट ट्रांसलेशन की है उर्दू में। और इसके अलावा जो मैंने पढ़ी है टू किल अ मॉकिंग बर्ड, वो भी मैंने पढ़ी है। ये सारी किताबें बहुत फेमस हैं, और शौकत नवाज नियाजी साहब का तर्जुमा बहुत अच्छा होता है। अगर आप उनको आपको उनका किया हुआ तर्जुमा किसी किताब का नजर आए तो जरूर जरूर पढ़ें आप। ठीक है, ओके। अच्छा, इस किताब के बारे में मैं बात करना चाहूंगी कि इस नॉवल में क्या है। ठीक है। एक जजीरे पर प्लेन क्रैश हो जाता है, हवाई जहाज क्रैश हो जाता है, और उसमें पायलट का कोई अता पता नहीं है। उसमें मौजूद स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं, ब्रिटिश स्कूल स्टूडेंट्स, जो वहाँ पे तन्हा रह जाते हैं। वो सुनसान जजीरा है, अब उन्होंने वहाँ सरवाइव भी करना है। और और उन्होंने जो है वो वहां से निकलने का भी सोचना है कि हम यहाँ से कैसे जाएंगे बाहर, या कौन हमारी मदद को आएगा। वो उस सिचुएशन में मौजूद हैं। ठीक है। स्कूल स्टूडेंट्स का जो एज लिमिट है वो है 6 ईयर्स से लगभग 15 to 17 ईयर्स तक है। ठीक है। अच्छा, ये जो नॉवल है ना, सर विलियम गोल्डिंग ने वर्ल्ड वॉर 2 के खात्मे पर लिखी थी, और इसमें बहुत ही चीज़ों को डिस्कस किया गया है। ठीक है, ह्यूमन नेचर को डिस्कस किया गया है, ह्यूमन नेचर में मौजूद जो शर है, और पावर हासिल करने का जो लालच है, उसके बारे में भी ये डिस्कशन की गई है बच्चों के थ्रू। ठीक है, बच्चों की कम्युनिटी के थ्रू की गई है। तो लेट्स सी, मैं फरजीन को लेना चाहूंगी कि वो हमारे साथ आएँ और इस किताब पर रिव्यू दें। फरजीन, सेंड मी द रिक्वेस्ट। और आप सुनाएं, सब कैसे हैं? ठीक हैं? वीडियो मिरर नहीं हो सकती, मैं वो फिल्टर यूज नहीं कर रही। एक फिल्टर है, तो आई एम नॉट यूजिंग दैट फिल्टर राइट नाउ। ओके, क्या आपको रिसीव हुई है? आई हैव सेंट यू टू ज्वाइन। सेंड मी अगेन। आई होप इंटरनेट का कोई इशू ना हो। क्या चल रहा है आज? क्या कर रहे हैं सब? डू टेल मी। किसी ने ये नॉवल पढ़ा हो तो अपने रिव्यूज का जो है वो जरूर इजहार करें कमेंट्स में। आज कमेंट्स पढ़े जाएंगे इंशाल्लाह, एंड वी विल डिस्कस दैट टू। अच्छा, इस नॉवल में अम, जो बड़ी उम्र के जो थोड़ी सी बड़ी उम्र के 15 से 17 साल के जो लड़के हैं, वो एक निज़ाम कायम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अपनी अथॉरिटी जमाने की कोशिश करते हैं। और जब वो नहीं कर पाते, वो सही तरह से नहीं उसको फुलफिल होता देखते, तो फिर वो टॉर्चर शुरू कर देते हैं। व्हाट इज इट हैपनिंग? इज इट द इंटरनेट इशू और व्हाट? फरजीन, आप मुझे दोबारा करें, बिकॉज इट इज नॉट ओपनिंग। आपको दोबारा सेंड करनी पड़ेगी।
आई एम प्लानिंग टू रीड सम इजी एंड लाइट बुक जस्ट फॉर अ चेंज। कौन सी किताब है वो? आप कौन सी पढ़ने लगे हैं? हाय नायाब। हाय, अस्सलाम वालेकुम विशी, क्या हाल है आपका? वेट अ मिनट रजीन, आई एम trying to open it. It is not opening actually. Where is it? Where is it? Yes. Oh, how to cancel? अस्सलाम वालेकुम। कमेंटी आपको। अस्सलाम वालेकुम। ये कौन है हबीबतुल्ला? आप प्लीज साइन ऑफ करें, आपको गलती से हो गया है। क्या वो नहीं हो रहा? नहीं, एक्चुअली ये जो तीसरे आए हैं इनको चाहिए कि ये रिमूव हो जाएं। ये रिमूव नहीं हो रहे मुझसे। हम्म, एक वेट, सेकंड। ये गलती से ये मेरा, तो गलती मुझे से। मैंने उनकी एक्सेप्ट हाँ, अब हो गया रिमूव। की। थैंक्स टू हिम। ओके, क्या हाल है फरजीन? हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं नाना, ठीक हूँ। कैसा रहा आज का एक दिन? सेकंड। मुझे एक सेकंड देखिए। आई डोंट नो व्हाई, मैं एक्चुअली मेरा वो सही से काम नहीं कर रहा था, तो मैंने अपनी बहन का यूज किया और अब मुझे मेरी आवाज जो है ना वो आ रही है। मुझे एक सेकंड दिए, मैं अपना वाला ही लगाने की कोशिश करती हूँ। आई डोंट नो क्या नो इशू है। प्रॉब्लम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। इल्यूमिनेशन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? सॉरी। नो इश्यूज, इट्स ओके। टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो है। एक्चुअली मेरा कल ही इसको कुछ होना शुरू हुआ है ईयरफोन को, तो ओके, इज इट फाइन नाउ? फाइन? आई कांट हियर यू। आई कांट हियर यू। इस तरह से। आई, यस, इट इज बस फाइन ठीक है, नाउ। मैं नहीं लगा रही इसको भी। ऐसे ही काम ठीक चलाते हैं। एक्चुअली फैन नीचे होते तो मुझे आवाज पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। ठीक ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हम हाँ। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के बारे में बात करना शुरू करते हैं। अपने कोई व्यूज बताएं। आपने कहा था कि टाइटल, उर्दू का टाइटल आपको अब पता हाँ, चला है इसका। तो मुझे पता लगा इतना मजे का इंटरेस्टिंग है। अच्छा, मैंने तो जो है वो इंग्लिश में पढ़ा था जब मैं मास्टर्स कर रही थी, तो हमारी कोर्स में था ये, ठीक है, नॉवेल के ना उसमें सिलेबस में। तो मैंने तब गुड। पढ़ी थी ये बुक। और उसको भी हो गया ऐसे 7-8 साल तो हो ही गए होंगे आई गेस। तो ओके, फिर ये उसमें ना, एक सेकंड, मैंने कहा फिल्टर भी साथ में लगा ली। गुड अच्छा गुड। हाँ। तो जो है उसमें फिर ये था कि जो हमें बताया गया लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज का उस वक्त मीनिंग वो ये था कि एक जो बाइबल के उसमें जो है वो एक वो होता है, क्या नाम है, जिस तरह सेटन होता है ना, हमारा हम लोग इब्लीस बोलते हैं उसको। तो जो बाइबल है उसमें उसको बोलते हैं लूसीफर। और बाइबल या जो क्रिश्चियंस जो हैं वो उसको लूसीफर बोलते हैं, ठीक है। और वो जो लूसीफर है उसका हमने, क्योंकि उस वो जब मास्टर्स कर रही थी तो साथ में हमने वो भी पढ़ी थी पैराडाइज लॉस्ट। तो पैराडाइज लॉस्ट में बिएल्जेबब का मेंशन था नाम। और वो ये था कि वो सेटन जो लूसीफर जो इब्लीस है उसका सेकंड हैंड मैन होता है, सेकंड इन कमांड उसके वो होता है। तो ओके, ये जो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है एक्चुअली बील्जेबब का जो हिब्रू में ट्रांसलेशन है एग्जैक्ट यही है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। बील्जेबब जो नेम है उसकी जो उसमें हिब्रू में ट्रांसलेशन है वो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है। तो ये यस, नॉवेल बेसिकली एक्चुअली इसी चीज के ऊपर बेस करता है, आपका इनर इवल, आपका इनर, क्योंकि जो बील्जेबब है वो एक्चुअली इट इज अ डीमन है
जो क्योस और इवल से मतलब एसोसिएटेड है, ठीक है। तो पूरा इंटायर नॉवेल जो है वो इसी चीज पे बेस करता है कि मतलब आपका इनर इवल, आप मतलब इवल एक बीस्ट, इमेजिनरी बीस्ट के पीछे बच्चे मतलब कि बच्चे सोच के उसको डर रहे हैं, वो हो रहे हैं, पर एक्चुअली वो खुद ही होते हैं वो चीज, वो उनका अपना अंदर का शैतान होता है जो उनको जो है वो पुकार आता है। और ठीक है। वो एक्चुअली वो पिग का एक, वो पिग को एक कट करते हैं और उसको वो एक स्टिक पे उसका हेड इम्पेल करके, स्टेक पे जो है वो इम्पेल करके वो कहते हैं कि इट्स एन ऑफरिंग टू द बीस्ट। और जो है वो मतलब कि हम बीस्ट को एक को भगाने के लिए, उसको हटाने के लिए गिफ्ट है उसके लिए, इस तरह करते हैं। लेकिन वो ठीक है। एक्चुअली जो पिग हेड है, उसी को लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज को एक्चुअली जो टाइटल है वो इसी चीज को रेफर करता है, रेफर्स टू द सेम, ये जो बीस्ट है, ये जो पिग का जो हेड उन्होंने वो किया होता है जिसपे फ्लाइज भी आ जाते हैं। और स्टिक पे हाँ जो पिक का हेड जो लगाया होता है ना? एक सॉरी स्टिक, सेकंड। स्टिक पे जो पिक का हेड होता है। हाँ हाँ हाँ, वही वही वही। तो वो जो है नॉवेल में बेसिकली वो सिंबलाइज करता है जब वो जो उसके फ्लाइज और वो सारे उसके ऊपर आ जाते हैं पिग हेड के ऊपर, तो वो सिंबलाइज करता है आपकी जो इनर करप्शन जो है, आपकी डिके, और ये सब चीजें सिंबलाइज करता है जो कि आपको हमें बॉयज में नजर आती है। कि जो जी। उनका शुरू में वो बहुत अच्छे जा रहे होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब सिविलाइजेशन से वो इतना टाइम दूर रहते हैं और मतलब कि सोसाइटी से और रूल से और लॉ से वो इतना दूर रहते हैं कि फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको ये समझ में मतलब कि वो उनके अंदर से वो चीज निकलना शुरू हो जाती है, वो सारी जो उन्होंने तरबियत, जो उनको वो लॉज वो सब कुछ सीख कर आए होते हैं, वो सब कुछ वो भूलना शुरू कर देते हैं। और फिर जो अंदर उनके इनर उनका एक जो हर किसी के अंदर एक डार्कनेस होती है, वो जो है वो मतलब उनके अंदर अब वो बाहर आना शुरू हो जाती है, मैनिफेस्ट करना शुरू हो जाती है। मुझे मतलब मजे का लगा था इसमें। और एक जो चीज मैं इसमें कहूंगी कि जो है वो एक और चीज भी है कि सिंबल, इस चीज का भी सिंबल ये सोसाइटल नॉर्म्स, अगर आप काफी टाइम सोसाइटल नॉर्म्स से दूर रहे हैं और आपको पता हो कि आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी आपकी नहीं होगी और आप जो मर्जी कर लें, तो फिर तो फिर ये चीजें आप फिर उसके बाद जो है वो काम करते हैं, वो गलत चीजें करते हैं कि जो है फिर उसका कोई वो नहीं होता। तो ये बड़ी मजे का इंटरेस्टिंग सा टाइटल था। आपके क्या व्यूज हैं टाइटल को लेके? मेरी यही व्यूज है बिल्कुल, क्योंकि हम्म वो रिप्रेजेंट करता है शैतान को, शैतानी ख्यालात को और शर को, ताकत हासिल करने हम्म, का का जो शर है, जो बिल्कुल। लालच है, ताकत हासिल करने की जो सोच है, वही वही एक इवल चीज है ना, उसी को हाँ रिप्रेजेंट करता है बिल्कुल। ये टाइटल। ठीक है। और वही बात है कि हम हिस्ट्री में जाते हैं तो ये जो टाइटल है, द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज या मक्खियों का देवता, ये बिब्लिक नेम का की ट्रांसलेशन, वो हम्म रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। ठीक है। हम्म, और जब वही बात ध्यान में आती है कि जब इंसान को बनाया जा रहा था तो फरिश्तों ने कहा था कि ये तो जमीन पे जाके फसाद मचाएगा। या ठीक है। और वही सब कुछ हम देख रहे हैं कि हमारी हाँ ये हमारे नफ्स का हिस्सा है, इवलनेस। और हमारी वक्त के साथ साथ इनोसेंस खत्म हो जाती है। बिल्कुल। हम जो है वो रूल्स को जब फॉलो नहीं करते तो हम्म, हमारे अंदर का इवल बाहर निकल आता है और हमें हाँ किसी की ना, हम अपनी रिस्पेक्ट की कोई हाँ मतलब कोई वो मतलब उसकी फीलिंग आती है कि हमारी रिस्पेक्ट, हाँ, और ना हम दूसरों की रिस्पेक्ट के बारे में बिल्कुल सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज ऐसे ही है। और मुझे, इट। हाँ सॉरी आप बात करें, आप कहें। अब मैं ये कह रही थी कि इस बुक से रिलेटेड एक मजे की बात ये है कि ये किताब मैंने 2022 में पढ़ी थी, और मैं पिंडी से लाहौर आ रही थी और रास्ते में पढ़ रही थी। आई वाज ट्रेवलिंग बाय बस। और उसी दिन एक्सपो सेंट्रल लाहौर में बुक फेयर था। आई थिंक उसका तीसरा या चौथा दिन था। तो मेरे हस्बैंड जो है वो इन्हीं ट्रांसलेटर से, ये जो शौकत नवाज नियाजी हैं, इनकी किताब खरीद रहे थे, उनसे साइन करवा रहे थे। आई वॉज रीडिंग द बुक एंड देन ही मैसेज्ड मी कि मैंने उनकी दूसरी किताब ली है, मोपासा की जो शॉर्ट स्टोरीज हैं, उसका भी तर्जुमा मैंने किया है। और मैंने वो अभी उनसे सिग्नेचर करवा के तो उनसे खरीदी है। और मैंने उनको बताया कि मेरी वाइफ जो है हाँ वो रास्ते में आपकी ये जो मक्खियों का देवता है जो आपने ट्रांसलेशन की है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज की, वो पढ़ते हुए आ रही है। तो ये एक यूनिक सी मुझे मजे हाँ, की बात लगी, मैंने सोचा शेयर वही तो करती हूँ। मजे की बात है।
हाँ, दिस इज सो इंटरेस्टिंग बाकी इत्तेफाक आप चेक करें। इत्तेफाक। और अगले दिन क्योंकि वो तीसरा या चौथा दिन था, तो नेक्स्ट डे भी अभी 1 या 2 दिन थे बुक फेयर के, तो फिर मैं गई बुक फेयर, मैंने अटेंड किया। और आई थिंक वो लाहौर का पहला बुक फेयर था जो काफी सालों बाद, मतलब बचपन में शायद किए थे तो इतने याद नहीं है। हाँ, फोकस वाला बुक फेयर याद है, वो बहुत, मतलब 8th या 9th क्लास में किया था। तो उसके बाद जब ये किया तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया था। तो हाँ, यहाँ मैंने कहा इस्लामाबाद में छोटी, मुश्किल कुछ होते हैं, और जब भी कभी इस्लामाबाद में कोई बुक फेयर होते हैं और मेरे से कोई ना कोई रीजन होता है मेरे से मिस हो जाते हैं। एक तो होते नहीं है, और मतलब कोई मुझसे किसी ने आना होता है, कुछ करना होता है, और वो मेरे से हमेशा मिस हो जाते हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। बस नेक्स्ट टाइम आप पहले ही बुकिंग करा लें और मेहमानों को बता दें कि कोई ना आए घर में, कोई मैंने जाना है। इस दिन नहीं आना, नहीं कोई ना कोई, मतलब किसी के को जाना होता है या किसी ने आना होता है, मतलब इस तरह कुछ ना कुछ होता है, गाड़ी नहीं होती उस दिन अवेलेबल, कुछ ना कुछ जरूर होता है जिसकी वजह से मेरा हमेशा रह जाती है। इस दफा इंशाल्लाह मैं भी कर लिया, मैंने जाना है बुक फेयर में। Waiting for your reels and stories from the book fair. हाँ, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें ठीक है, और कुछ आपकी डिस्कस आवाज करना चाहोगे? तंग आपकी आ आवाज थोड़ी सी बीच बीच में काट हो रही है। मे बी इंटरनेट इशू, बट आई थिंक ठीक हो हाँ, जाएगा। इज इट फाइन नाउ? हो जाएगा। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। चले, मैंने डाटा भी ऑन कर दिया, अगर वहां से वाईफाई का कोई कनेक्शन वीक हुआ तो यहाँ से वो मोबाइल डाटा से ले लेगा। हाँ, ठीक है। अच्छा, मुझे अब और कुछ आप डिस्कस करना चाहेंगी? क्योंकि आपने तो इसको एज ए सिलेबस, मतलब हाँ, आपने तो सिलेबस को, तो आपके पास तो मेरे से बहुत ज्यादा नॉलेज होगा। हाँ, मैंने एक्चुअली पढ़ा था ये 7-8 इयर्स पहले। अब जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे बहुत सी चीजें याद आ रही थी, और बहुत सा ना, मतलब कि जो है, लेकिन ये है कि मैं अभी भी इसको पूरी तरह दोबारा से नहीं पढ़ा, बस थोड़ा थोड़ा सा आई जस्ट वेंट थ्रू इट, ताकि मुझे याद है कि इसमें क्या था और वो था। तो इसमें मैं वैसे पूछना चाह रही थी, एक क्वेश्चन था मेरा कि आपको क्या लगता है कि सोसाइटल नॉर्म्स को और स्ट्रक्चर्स को इस बुक में विलियम गोल्डिंग ने कैसे क्रिटिसाइज किया है, मतलब कैसे इनके ऊपर क्रिटिक दी है? आप इसके बारे में बता सकते हो? आपको लगता है, ऑफ कोर्स ये लगता होगा, बट मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर हम ज्यादा बात करें। आपको लगता है कि जो लॉज और जो ये रूल्स हैं जो सोसाइटी को बनाने के लिए, एक सिविलाइज सोसाइटी को बनाने के लिए बनाए जाते हैं, उनका कितनी इम्पोर्टेंस है इस नॉवेल को दिमाग में रखते हुए? आप अगर बताएं ठीक तो। है, मैं अपने नॉलेज के मुताबिक ही बताऊंगी, ठीक है। गो अहेड। मतलब मैं यही चाह रही थी, यही मुझे बहुत अच्छा लगा ये नॉवल। हालांकि ये हाँ, पढ़ना मेरे लिए आसान नहीं था, मुझे जो था मुश्किल वो है। रोना आ रहा था, मुझे दुख हो रहा था, मेरा दिल धड़क रहा था पहले तो, जब ये सोच के कि यार एक सुनसान जजीरे पे एक हाँ, एरोप्लेन क्रैश कर गया और वहां से बच्चे ही बच्चे, और 6 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, वो हम्म, कैसे सरवाइव करेंगे? वो कच्चे फल खा के सरवाइव कर रहे हैं, और हम्म, मतलब उनको इश्यूज हो रहे हैं स्टमक के, और उनकी तबीयत इतनी खराब हो रही है। खैर, तो वो हम्म, पढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बट गेटिंग टू द पॉइंट, मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जो है वो ये नॉवल लिखा है विलियम गोल्डिंग ने, क्योंकि एक मतलब बच्चों की स्टोरी सुनाते सुनाते हम बड़ों को कितनी बातें बता दी, ठीक है। हाँ, यानी वो छोटे बच्चे भी बड़ों से सीख कर रूल्स बनाना चाहते थे। उन्होंने अपनी अपनी रियल लाइफ में जो हम्म, उन्होंने जजीरे से बाहर गुजारी थी, हम्म, बड़ों को देख के ही उन्होंने रूल्स बनाने की कोशिश की ना, कि हम यहाँ रूल्स बनाएंगे। हाँ, और लेकिन इन दी एंड जो उनका रियल सेल्फ था वो यही था कि वो एक बात पे जो है वो किसी ना किसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता था, हाँ, और किसी ने किसी उनमें से कोई ना कोई ऐसा जरूर निकला जो ज्यादा पावर चाहता था कि मेरी बात हम्म, मानी जाए और हर बात में मेरी बात मानी जाए। Yes, हाँ, I really like the idea कि rules are important हम्म, to build a civilized society, ठीक है। हम्म, Because I think मतलब it's a general rule कि even the worst government or rules are better than absence of those. हम्म, एब्सेंस से ज्यादा बेहतर ये है कि गवर्नमेंट कोई ना कोई रूल्स तो उनके चलेंगे, और कोई ना कोई निजाम तो चलेगा हाँ, ही। और बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है ना, कोई ना कोई, हाँ, कहीं ना कहीं वायलेंस तो होती रहेगी, अगर होती है तो वायलेंस हम्म, तो होती रहेगी, हाँ, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते रहेंगे। और हाँ, अगर कोई निजाम नहीं होता, रूल्स नहीं होते, तो फिर ग्रोहों में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होंगे और हम्म, वायलेंस शुरू हो जाएगा, और ये तब तक रहेगा जब तक
उन दोनों में से किसी की विक्ट्री नहीं हो जाती। डिसाइसिव विक्ट्री बिल्कुल। हो के जो बढ़ती हासिल कर लेगा वो निजाम बना लेगा और वो डेफिनेटली फिर अपने रूल्स चलाएगा, और उसमें कोई भी रूल्स हो सकते हैं। अच्छा, आपको पता है जब मैं ये नॉवेल पढ़ी थी, यही सारे जो है ना, मुझे एक मूवी याद आ रही थी जो मैंने बहुत पहले देखी थी, मतलब मास्टर्स के टाइम में ही देखी होगी। उस मूवी का नाम था, शायद आपने देखी हो, उस मूवी का नाम था द पर्ज। और वो मूवी इस तरह से थी कि एक जो है वो गवर्नमेंट एक रूल बनाती है कि एक कोई दिन होगा साल में, या पता नहीं सालों में या एक साल में, या कुछ इस तरह से था। और उसमें 24 आवर्स के लिए हर क्राइम आप कर सकते हैं। आपको मतलब कि ताकि जो है वो अपने इमोशंस, जो उनके नेगेटिव इमोशंस हैं, उनसे वो क्लींस कर सके, मतलब पर्ज कर सके, मतलब कि इसको पर्ज कर सकें, क्लींस कर सकें अपने आप को फ्रॉम दैट इमोशन, फ्रॉम दोज इमोशंस। तो वो एक ये लॉ बनाते हैं कि 24 आवर्स के अंदर अंदर आप जो भी क्राइम करेंगे, यू वॉन्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट। और यस। उसमें ये भी था कि कोई उस वक्त एम्बुलेंस और मेडिकल सर्विसेज और वो सारा उस टाइम पे बंद कर दी जाएंगी। और उस टाइम पे मतलब आप इमेजिन करें कितनी हॉरिबल बात है ये, ठीक है। और उसमें फिर वो मूवी में दिखाते हैं कि मतलब बहुत लोग, लाइक जो आपके नेक्स्ट डोर नेबर्स जिनसे आप हंस हंस के खुशी खुशी बात करते हैं, वो लोग भी अंदर से अपने बदले पूरे करने और बुरी बुरी तरह से पूरे करने वो आ रहे थे। तो ये शायद मूवी मुझे इससे काफी रिलेटेबल लग रही थी कि आप देखिए कि लॉज कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम लॉज ना मतलब बनाएं, हम ये सोचें कि हम किसी को भी, वी वोंट होल्ड एनीबॉडी अकाउंटेबल, इवन इन द नॉवेल अगर आप देखें, जब तक उनको ये था कि दे विल बी हेल्ड मतलब अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस, या जब तक उनके अंदर वो सिविलाइजेशन और सोसाइटी का जो वो सीख कर आए थे, देख कर आए थे, थोड़ा बहुत था उनके अंदर, तब तक तो वो ठीक चल रहे थे, रूल्स भी फॉलो कर रहे थे। और मतलब हर चीज का कौन शेल जो होता है उसको उन्होंने कहा था कि वो हम जिस जिसके हाथ में होगा, रैल्फ ने ये जो रूल बनाया था कि जिस जिसके हाथ में कौन शेल होगा वो ही बात कर सकते हैं, हम एक साथ बात नहीं करेंगे। और मतलब इस तरह की वो चीजों को सिग्निफाई कर रहे थे ना। लेकिन जैसे जैसे मतलब कि वो इस सोसाइटी वाली इस चीज से बाहर निकलना शुरू होते हैं, उनके अंदर एक और चीज भी जो इनके अंदर मुझे लगता है ईवल और मतलब ये चीजें ट्रिगर करना शुरू करती हैं। एक तो वो जो फियर ऑफ बीस्ट और फियर ऑफ सर्वाइवल, के मतलब हम सर्वाइव कैसे करेंगे बीस्ट का जो खौफ, जो कि किसी को नजर भी नहीं आ रहा हो बीस्ट। मतलब बच्चों ने खुद ही से बनाया हुआ है कि किसी बच्चे ने कहा था, छोटे बच्चे से स्टार्ट हुआ था ये रूमर के ये बीस्ट है और बीस्टी है। तो मतलब वो इसको कहते हैं कि जो है वो हम मतलब कि इस बीज को, फिर बीज के ऊपर हम हंट करेंगे बीज को, और मतलब कि एक चीज जो एग्जिस्ट नहीं कर रही उसके ऊपर इतने टेंशन और इतनी वो परेशान हो रहे हैं। उस चीज का स्ट्रेस भी उनके अंदर ये एक दूसरे से लड़ना झगड़ना और ट्रिगर ये चीजें करता है। जैक का जो कैरेक्टर मुझे लगता है वो थोड़ा सा ना इस तरह का था कि शुरू से ही उसके अंदर ना डेलिक्वेंसी थी थोड़ी सी, मतलब कि वो शुरू से ही बदतमीज सा एक नास्टी सा बच्चा दिखाया है। और फिर कभी वो पिगी को परेशान कर रहे, कभी किसी को के साथ मतलब कि वो कर रहे, वो अपने आप को बहुत अथॉरिटेटिव फिगर समझता है। लेकिन शुरू में वो सब कुछ प्ले की तरह ले रहे होते हैं, फन की तरह ले रहे होते हैं, जैसे हम लोग बचपन में घर खेलते थे वैसे ले रहे होते हैं। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो घर घर जो था वो तबाही मच जाती है कि वो एक ही इन्वायरमेंट में, जिसमें ना कोई रूल्स है, ना कोई सोसाइटी है, ना कोई बड़े हैं उनको रोकने वाले, कोई मतलब वो नहीं है। तो उसमें रहते रहते उनके अंदर का जो ईवल होता है वो भी बाहर आना शुरू हो जाते हैं। और बहुत दफा उन्होंने नॉवेल में एक बात बोलते रहे हैं वो लोग कि दिस आइलैंड बिलोंग्स टू अस। लेकिन वो जब पढ़ भी रही थी ना ये नॉवेल, तो हमारी टीचर ने हमें बताया था कि ये इस तरह से कह रही कि द आइलैंड बिलोंग्स टू अस, बट एक्चुअली दे बिलोंग टू द आइलैंड। यानी कि वो जो सारी प्रिमिटिवनेस और वो सारा कुछ जो था, वो एक्चुअली वो आइलैंड उनको करने पे मजबूर कर दिया था। आइलैंड ने उनको करने पे वो चीज उनके अंदर जो ट्रिगर, जो एक ईवल वाली चीज जो है थी, वो आइलैंड में रहने की वजह से, उस विल्डरनेस में रहने की वजह से शायद उनके अंदर वो चीज आ गई। तो आ गई क्या, थी तो सही, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट उसकी वजह से हुई। अंदर तो ऑलरेडी हर किसी के अंदर कहीं ना कहीं डार्कनेस तो होती है थोड़ी बहुत उसे। और सोसाइटी के जो लॉज होते हैं ना, वो उस डार्कनेस को मिटिगेट करने की या उसको टैम्प डाउन करने की, उसको थोड़ा दबाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन वो वाइप आउट इंटायरली नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट जो है वो विलियम गोल्डिंग साहब जो कहना चाह रहे हैं, वो भी यही एक बात है।
वो वर्ल्ड वॉर 2 में, आई गेस 2 में ना, वर्ल्ड वॉर 2 में वो नेवी में सर्व कर चुके थे। तो उन्होंने ठीक। इस चीज को भी, एक और चीज जो मुझे लगता है कि कभी कभी मुझे एक चीज मुझे लगती है कि विलियम गोल्डिंग ने ना एक सॉर्ट ऑफ बेइज्जती करने की कोशिश की इस नॉवेल के थ्रू, कि जब किसी बच्चे के हाथ में पावर आ जाए, या किसी बच्चों के हाथ में, अगर गलत लोगों के हाथ में जैसे पावर आ जाए, तो वो इसको अब्यूज करते हैं, या मतलब उसका वो नहीं वो कर सकते। तो हो सकता है वो हिटलर को मे बी टारगेट कर रहा हो जैक के थ्रू, कि जैक एक बच्चा था और हिटलर जो था वो भी कुछ दिमागी तौर पे नॉर्मल इंसान तो नहीं था, जो इसकी इतनी ज्यादा उसने बार्बैरिटी दिखाई थी। तो वो बिल्कुल। शायद इस चीज को भी वो करना चाह, मुझे लगा कि वो कर इस बात पे मतलब कि पॉइंट एक शायद देना चाह रहा था नहीं, बट मैंने ये परसीव किया कि वो जो है इस तरह की भी चीज हो सकती है कि वो हमारे जो इर्द गिर्द जो अथॉरिटेरियन फिगर्स हैं, और जो गवर्नमेंट्स हैं, या जो जैसे एडोल्फ हिटलर टाइप, जो जिनके हाथ में पावर आ गया, वो उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करें, तो शायद उनके ऊपर भी चोट देने की कोशिश की गई है, जो कि मुझे इंटरेस्टिंग लगी है, ये थॉट था। ये चीज थी, और मैं चेक करूँ कुछ मैं मिस तो नहीं कर रही। बस यही ठीक है। मेरा जो है वो यही था कि बच्चे तो इमेच्योर थे, और इसी तरह मतलब कि वो इमेच्योर थे, तो वो मेच्योरिटी से उन्होंने मेच्योर होने की बजाय वो बिल्कुल ही गलत उस पे चले गए, मतलब बिल्कुल ही गलत चीज की तरफ रैल्फ की बनाए हुए सारे रूल्स को अबैंडन कर दिया, हर चीज को उन्होंने ब्रेक करके, और उसके बाद एंड में बिल्कुल इंटायरली वो आहिस्ता आहिस्ता उनका वो है कि पहले वो फेसेस पेंट करते हैं, और वो पिग्स को कट करते हैं, फिर कत्लो गारत पे उतर आते हैं, और मतलब कि इस तरह करते करते बिल्कुल जंगल को आग लगा देते हैं। सॉरी, अब आप बात करें। मैंने बात जी लंबी जी। बात करती मैं आपसे बात भी कर रही थी कि वायलेंस शुरू हो जाता है। पहले तो हूँ। वो सब इकट्ठे होकर काम शुरू करते हैं, फिर 2-3 ग्रुप्स बन जाते हैं। उसके हम्म, बाद वो ग्रुप्स भी स्कैटर्ड हो जाते हैं, वो आपस में भी लड़ना शुरू कर देते हैं। और हाँ अगर किसी की लाइक वो इंसानी कदर अ, हाँ बेकदरी शुरू हो जाती है वहां पे। हाँ उनको कोई परवाह नहीं है कि मेरा बिहेवियर किसी के साथ कैसा है, या कोई अगला बंदा कैसा है। और पिगी की जो डेथ हो जाती है, उस पे भी हम्म, किसी को उसके लॉस पे किसी को कोई दुख नहीं होता। हाँ और मतलब किसी को, हालांकि मुझे स्टार्ट ही जो है वो उस कैरेक्टर से है, पिगी से स्टार्ट हुआ। हाँ। मैं रॉल्फ एंड हम्म, पिगी से, तो मुझे पिगी का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, बहुत मुझे भी। इनोसेंट लगा। और वो उस में एंड तक इनोसेंस रहती है। और मतलब उसकी हाँ डेथ हो जाती है तो किसी को कोई फिक्र नहीं होती, सबको अपनी अपनी फिक्र होती है। और जो रॉल्फ एंड जैक है, उनको पावर की फिक्र सॉरी। होती है कि मुझे जो है वो हमें पावर चाहिए। मुझे कहीं हाँ कहिए। हाँ। और मुझे आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और मुझे पिगी के कैरेक्टर के लिए थ्रू आउट बुरा लगता रहा, बिकॉज वो जो था ना, ही वॉज द वॉइस ऑफ रीजन और इंटेलेक्ट, और मतलब कि एक चीज देखिए, मैं मानती हूँ कि उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं थी, क्योंकि वो एक मतलब कि लीडरशिप क्वालिटीज थी कि रैल्फ के अंदर थी, मैं मान लेती हूँ। लेकिन रैल्फ जो है वो पिगी के मशवरों के बगैर नहीं चल सकता था, उसको वो एक एडवाइजर चाहिए ही चाहिए था, और वो एडवाइजर बहुत अच्छा एडवाइजर था। वो मतलब कि इंटेलेक्ट, अगर इंटेलेक्ट की बात करें, उनको शुरू में जो मशवरा देता है वो कॉन्ट शेल का, वो भी वही बताता है कि तुम इसको इस तरह मीटिंग्स के लिए जो है वो यूज करो। फिर जो दूसरा वो एक बताता है कि कौन सा, कि हम जो बच्चों के नाम वगैरह, ये सब आइडियाज रैप के पास नहीं थे। वो कहते हैं कि हम नाम देते हैं बच्चों के, और वो हर चीज ऑर्गेनाइज तरीके से वो कह रहा होता है। फिर ये भी कहते हैं कि हम सनटाइल बनाते हैं, रेडियोज बनाते हैं, ये शेल्टर्स बनाने के सारे आइडियाज जो थे, मतलब वो इसीलिए सही से एग्जीक्यूट हुए, क्योंकि इनके पीछे ये पिगी ने ही दिए थे, और पिगी के ही मशवरों पे जो है वो रैप चल रहा था। इवन इन द एंड, जब पिगी की डेथ हो जाती है और रैफ को नहीं समझ आ रहा होता कि अब मैं क्या करूं, तब वो उस वक्त भी पिगी को मिस करता है। वो कहता है कि ये वाले काम तो सारे पिगी मेरे लिए करके देता था, तो अब मैं कैसे, मतलब किस तरह से सर्वाइव करें। अच्छी लीडरशिप हो से भी आप सर्वाइव नहीं कर सकते अनलेस आपके पास कोई अच्छा एडवाइजर और अच्छा मतलब कि वो मौजूद ना हो। ये है। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट, सही। अच्छा, इस किताब के बारे में हम बात करें तो मुझे दो नॉवेल्स याद आ रहे हैं। एक तो एनिमल फॉर्म, जिसके बारे में हम लाइव सेशन कर चुके हैं पहले। हाँ एनिमल नहीं फॉर्म में आप भी यही होता है कि वो, हाँ, वो अपनी गवर्नमेंट उसको अपनी बुरी गवर्नमेंट से छुटकारा हासिल करते हैं, इंसानों से छुटकारा हासिल करते हैं इंसान, और अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, और शुरू शुरू में उन रूल्स पे फॉलो भी कर रहे होते हैं उनको। हाँ लेकिन बाद में क्या होता है, भूल जाते हैं। सेम एक सतह पे शुरू करने वाली वो जो उनका फार्म हाउस होता है, उसके बाद वो थोड़े से जानवर जो होते हैं, दे आर नॉट
equal. All animals are हाँ equal. सॉरी क्या तो कह रही एक थी आवाज मैंने कहा all animals are equal, but बट some are more मोर equal. इक्वल देन द अदर्स हाँ वो बहुत ऐसे क्या वो था और कैसे ये तो हमारे आप पाकिस्तान में भी नजर आता है यार मुझे पाकिस्तान के लिए किसने लिख दिया है क्योंकि बिल्कुल उस वक्त और अभी भी वही हालात चल रहे हैं वही सब कुछ चल रहा है और एक और मैं बात करना चाह रही थी कि पॉलिटिक्स में ये जैसे इस नॉवल में तो बच्चों ने बताया ना कि कोई बीस्ट है वहां पहाड़ों पर कोई बीस्ट है और बस एक अननोन और अनसीन बीस्ट को मारने के पीछे जो है वो तुल जाते हैं हाँ सारे। हाँ तो यहाँ पॉलिटिक्स में ये चलता है कि एक बीस्ट को जो है वो मुकर्रर कर दिया जाता है कि ये लोग आपके लिए आपके हक में नहीं है, ठीक है। एक पॉलिटिकल हाँ पार्टी दूसरी को बीस्ट करार देती है और कहती है कि हाँ हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, हाँ हालांकि वो बीस्ट नहीं है। दे आर ऑल्सो हाँ ट्राइंग टू सर्वाइव थ्रू हाँ देयर गवर्नमेंट्स एंड थ्रू देयर रूल्स, ठीक है। हाँ लेकिन उनके एक पॉलिटिकल अपने पार्टी रीजन है उनकी अपनी रीजंस हैं। हाँ तो मुझे लगता है कि ये पॉलिटिक्स में और हर जगह ये यूज किया जाता है, बट ये अच्छी बिल्कुल बात नहीं है। दूसरा नॉवल और जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी हाँ हाँ ब्लाइंडनेस है। ब्लाइंडनेस में भी यही है कि एक शहर में तमाम लोग अंधे हो चुके हैं, ठीक है। और शुरू शुरू में तो सब बराबर हैं, सब के सब बराबर हैं, लेकिन उनमें भी फिर कुछ अरसे बाद ग्रुपिंग शुरू हो जाती है और लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, पावर की गेम स्टार्ट हो जाती है। और जब वो नहीं मिलती पावर किसी को मुकम्मल तौर पर, और जब मतलब उस सारे प्रोसेस में वायलेंस भी होता है, क्योस भी होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। तो एक जो है गवर्नमेंट होना बहुत जरूरी है। इस बिल्कुल नॉवल के थ्रू ये मतलब वन ऑफ द मेन थीम्स, इसमें बहुत सी चीजें हैं, ह्यूमन हाँ साइकोलॉजी है, लॉस ऑफ इनोसेंस की बात है, पावर गेम बिल्कुल की बात है। एक थीम डेफिनेटली यही है कि गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी बहुत है और कुछ रूल्स का होना बहुत जरूरी है। वो जो एक होता है ना कि डंडा होना चाहिए तभी हम ठीक रह बिल्कुल सकते हैं। तो बिल्कुल सही वही बात है ठीक तो है। आप मैं एक्चुअली भूल गई कि मैं क्या करने वाली थी एक सेकंड सॉरी आप हाँ मैं जैसे एक हाँ लॉस ऑफ इनोसेंस का अच्छा हाँ मैं साइमन की कैरेक्टर के बारे में एक्चुअली बात करना चाह रही थी मैं कहना चाह रही थी कि साइमन की कैरेक्टर था एक पिगी जो था वो था जो रिप्रेजेंट कर रहा था इंटेलेक्चुअल और मतलब कि जो साइंटिफिक एक जो है ना मतलब जो साइंटिफिक इंटेलेक्चुअलिज्म और मतलब इस तरह की चीजों को वो कर रहा था कि और जो साइमन का कैरेक्टर था मेरे ख्याल से वो ये ह्यूमन जो इनर ह्यूमन गुडनेस है क्योंकि आप देखें थ्रू आउट वो बच्चों को भी हेल्प आउट कर रहा है वो रैत को भी शेल्टर्स बनाने में हेल्प आउट कर रहा है और मतलब वो शायद एक विजडम वाला वाइस था उनके उनमें अगर कोई था तो वो साइमन था जिसका दिमाग जो था ना स्पिरिचुअल सा जिसका दिमाग थोड़ा सा सही जगह पे था और फिर वो मतलब कि उसके अंदर वो पिगी को भी अपना अपना खाना दे देता है जब वो उसको डिनाई करते वो नहीं देते उसको खाना तो वो पिगी को अपना खाना दे देता है तो वो बड़ा अच्छा सा एक दिखाया होता है जो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के साथ उसका यानी वो जो पिग हेड के साथ उसकी जो कॉन्वर्सेशन होती है जिसमें वो पिग हेड उसको बताते हैं जो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज होता है उसको बताते हैं कि इवन तुम लोगों के अंदर है तुम लोग इससे भाग नहीं सकते तुम लोग किस बीस्ट से भाग रहे हो तुम लोगों के अंदर है ये बीस्ट जो है तो और उसके बाद ही जब वो जाता है तो उसको वो बीस समझ के मार देते हैं जो उसके फ्रेंड्स होते हैं और उस तरह से और वो बहुत ही ब्रूटल किस्म का वो एक उन्होंने बताया है कि वो चीर फाड़ करके उसको मार देते हैं यानी बहुत ब्रूटली उसका मर्डर कर देते हैं तो बहुत स्केरी मतलब ये नॉवेल जो था थोड़ा सा काफी डिस्टर्बिंग भी है उसके हाथ से कि अगर आप पढ़ें तो बहुत डिस्टर्बिंग है और एक और चीज आया आपने नोट किया इस नॉवेल में ना वो मॉब मेंटालिटी वाली चीज बहुत ज्यादा मतलब हाईलाइटेड है ये बच्चे जो है अकेले में कुछ नहीं कर पा रहे एक दूसरे को ग्रुप्स बना के ही कर रहे हैं खास करके जैक जो था जैक अकेले में उसमें दम तो नहीं है कि वो कुछ कर सके लेकिन जब वो ग्रुप्स बना के और वो कभी साइमन को मार रहा है कभी जो है वो किसी को किडनैप करके और बांध रहा है और मतलब उसके अंदर तो बड़ी चीज है कि जो पावर जब हाथ में आ जाए आपके किसी किस्म का तो आप उसको कैसे अब्यूज करते हैं करप्ट कैसे करते हैं पावर को उसके अंदर ये वाली चीज है टोटली ट्रू। अच्छा एक कमेंट है मेरे सामने, जैक रिप्रेजेंटेड हिटलर फॉर श्योर एंड द नॉन एग्जिस्टिंग बीस्ट वाज रिप्रेजेंटेशन ऑफ जूइश थ्रेट। नॉन एग्जिस्टेंस बीस हाँ ये हो सकता है बिल्कुल ये मैंने नहीं सोचा इस तरह से लेकिन या फिर भी
ये बहुत गुड इंटरेस्टिंग पॉइंट है। It is, it is. Okay, next एक comment है, the island has taken over them. Very interesting way of looking at it. आपने वो बात की थी ना कि आइलैंड ने हाँ उनको ओन कर लिया था। हाँ वो कहते हैं we on the island, but island हाँ owned them actually. उनके माइंड्स में मतलब अ, इस हवाले से बात हुई है की थी आपने। कि वो जो सेवेजरी थी ना वो सारी मतलब कि एक विल्डरनेस में वो लोग रह रहे हैं, ठीक है। वो प्रिमिटिवनेस जो है एक आइलैंड में, उस आइलैंड में भी तो कोई रूल्स वगैरह नहीं है ना, मतलब कुछ भी नहीं है। और वो आइलैंड जो है उनको मतलब कि वो उनको अपने जैसे ही बना देता है, मतलब कि वो उस जगह पे रह रह के वैसे ही हो जाते हैं ना। उनके अंदर कोई इमोशन बाकी रहते हैं ना अंदर, मतलब उनकी कोई एम्पैथी ना कोई चीज, मतलब एक खाली सी जगह में वो भी खाली से ही हो जाते हैं। इस टाइप की मुझे जो समझ में आया था, जब मैडम हमारी टीचर ने हमें बताया था, तो मुझे यही बात इसमें से समझ आई थी कि वो बार बार ये कह रहे थे कि इट बिलोंग्स टू अस बट इट डिडंट बिलोंग टू देम, दे बिलोंग टू द आइलैंड। बिलोंग टू द आइलैंड। ठीक है, चलें ठीक है, कमेंट्स हो गए थोड़े बहुत, और बहुत मजे का सेशन रहा ये भी। बहुत मजा बहुत मजा आया, आया, बहुत बहुत मजा मजा आया। आया। ये जो नॉवल है ये पढ़ना आसान तो नहीं है, इमोशनल रोलर कोस्टर है, डर भी लगता है पढ़ते पढ़ते, गुस्सा भी बहुत आता कुछ है, होता है, लेकिन एक्चुअली ये ह्यूमन नेचर के बहुत करीब नॉवल लिखा है उन्होंने, बच्चों के बहुत थ्रू ज्यादा। हमें समझाने की कोशिश की है कि ह्यूमन हाँ नेचर कैसा है। अच्छा, इस बुक पे डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं, यूट्यूब पे मौजूद हैं, और इस पे मूवी भी बन चुकी है, और मैंने देखने की कोशिश की थी बट मैं नहीं देख सकी। ठीक है, हम तो लेकिन मैं हाँ, देखना चाहती हूँ। जी जी। हम तो मास्टर्स में तो हमें दिखाई थी, पर वो हमें पूरी नहीं दिखा सके, हाफ मतलब एक पीरियड में बस हाफ ही देख सके, तो फिर दूसरा पीरियड में कभी देखी नहीं दोबारा उसके बाद। तो मैंने थोड़ी सी देखी बट पूरी नहीं देखी मैंने मूवी। ओके ओके, ठीक है, तो अगर कोई मूवी देखना चाहता है तो मूवी भी देख सकते हैं आप। ठीक है, इट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। थैंक यू सो मच फरजीन, थैंक यू अगेन सो मच, बहुत अच्छा लगा। आपने बुलाया है। आपने बहुत अच्छी बुक सेलेक्ट की है, और लकीली हम दोनों ने, मैंने भी पढ़ी हुई थी, आपने भी पढ़ी हुई थी, हाँ दैट्स रियली नाइस। चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू इंशाल्लाह सो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट कौन सी बुक पे कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज। बाय एवरीवन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।